स्टडी स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में तुर्क आक्रमण की बात करने जा रहे हैं। तो तुर्कों का एक सामान्य परिचय दे देते हैं। तुर्क मूल रूप से मध्य एशिया के उत्तर पश्चिमी सीमा में निवास करने वाली एक बर्बर और असभ्य जनजाति थी। जब अरब लोग इस्लाम का प्रचार करते हुए मध्य एशिया के क्षेत्र में गए तो परिणाम स्वरूप तुर्क भी इनके प्रभाव में आए और इस्लाम को स्वीकार करके ये भी इसके प्रचार में जोशो जुनून के साथ जुट गए। इनमें आपसी भाईचारे की भावना होती थी और ये लोग अत्यंत साहसी और युद्धप्रिय स्वभाव के होते थे। और ये सब गुण होने के नाते ये अपना रण कौशल का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते थे और इन्होंने भाड़े के सैनिकों के रूप में सेवा देना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक तुर्क था अलप्तगीन। उसने आगे चल के अफ़गान क्षेत्र में गजनी साम्राज्य का शासक वो बनता है। इसकी मौत के बाद इसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन, जो आगे चल के इसका दामाद भी बना। वो गजनी की गद्दी संभालता है और 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना करता है। और ये काफ़ी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार दिया। इसी क्रम में भारतीय क्षेत्र ने इसको काफ़ी आकर्षित किया और यह भारत पे अभियान करने की योजना बनाने लगा। पंजाब के एक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे जयपाल। पंजाब में जो पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान वाले एरिया में, तो वहाँ एक हिंदू शाही राजवंश हुआ करता था और उसका शासक हुआ करता था जयपाल। जयपाल को ये खबर मिली कि आज नहीं तो कल ये सुबुक्तगीन इसके राज्य पे आक्रमण कर सकता है। तो इससे पहले कि ये सुबुक्तगीन जयपाल के राज्य पे आक्रमण करता, जयपाल ने खुद गजनी पे अभियान करने की योजना बनाई और 986 ईस्वी में इसने गजनी पे आक्रमण कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और कहा जाता है कि जयपाल की जो सेना थी वो सुबुक्तगीन की सेना पे काफ़ी भारी पड़ रही थी। लेकिन एक इतिहासकार उतबी हैं, वो कहते हैं कि सुबुक्तगीन की सेना और सुबुक्तगीन और यहाँ तक कि जो अल्पवयस्क या राजकुमार गजनवी था, महमूद गजनवी, जो आगे चल के होगा, उसके चेहरे बिल्कुल सूखे पड़ चुके थे। तभी अचानक मौसम बदला और एक बर्फीला तूफान आया जिसमें जयपाल की सेना दफन हो गई। परिणाम स्वरूप जयपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा और एक अपमानजनक संधि करके जयपाल अपने राज्य वापस आ गए। तो जैसे ही जयपाल अपने राज्य वापस गए, इन्होंने संधि को मानने से इनकार कर दिया। सुबुक्तगीन नाराज होता है और एक दो बार सुबुक्तगीन और जयपाल का युद्ध, दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें फिर से जयपाल का पराजय होता है और इस बार जयपाल संधि शर्तों का पालन करने के लिए राजी हो जाता है और पालन करने लगता है। आगे चल के सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र शासक बनता है महमूद गजनवी और ये 997 ईस्वी में गजनी का सुल्तान बनता है। और कहा जाता है कि इसने यह शपथ लिया था कि हर वर्ष ये कम से कम एक बार भारत पे आक्रमण करेगा और इस शपथ को लगभग पूरा करते हुए इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। हालांकि स्टैनले लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके 13 आक्रमणों की ही पुष्टि की है, लेकिन अभी तक परीक्षाओं में 17 बार को ही आंसर माना जाता है। चलिए, महमूद गजनवी को इतिहासकारों ने इस्लाम जगत का पहला सुल्तान कहा है। इस्लाम जगत का पहला सुल्तान कहा गया है और यह शिक्षित और सुसभ्य था, काफ़ी शिक्षित था, काफ़ी सुसभ्य था और तमाम विद्वान एवं कलाकार इसके संरक्षण में, इसके दरबार में रहते थे। गजनवी के कुछ प्रमुख आक्रमणों की चर्चा कर लेते हैं। तो गजनवी के आक्रमण का जो उद्देश्य था
वो भारतीय क्षेत्र में अपने साम्राज्य को विस्तार देना नहीं था, बल्कि ये लूटपाट करके वहाँ से काफ़ी धन संपदा हासिल करना चाहता था। विद्वानों में तमाम मतभेद हैं। कुछ लोग कहते थे जिहाद और साम्राज्य विस्तार इसका लक्ष्य था, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। 999 या 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पे यह आक्रमण करता है और उस विजय से उत्साहित होकर के 1001 ईस्वी में यह जयपाल, जो हिंदू शाही शासक जयपाल था, उस पे आक्रमण करता है। वही जयपाल जिससे सुबुक्तगीन के जिनके और सुबुक्तगीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहाँ भी जयपाल पराजित हो जाता है, लेकिन इस पराजय को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता और आत्मग्लानि में अपने पुत्र आनंदपाल को अपने राज्य को सौंप देता है और आत्मदाह कर लेता है। बाद में 1009 ईस्वी में गजनी और आनंदपाल के बीच युद्ध होता है, जिसमें आनंदपाल पराजित हो जाता है और इस पराजय के बाद भारतीय क्षेत्र आगे के आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो जाता है। इसका अगला महत्वपूर्ण अभियान 1018 ईस्वी में कन्नौज क्षेत्र पर था और इसी अभियान क्रम में ये मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में आक्रमण करके वहाँ के आसपास के लगभग 1000 मंदिरों में खूब लूटपाट करता है और वहाँ से अपार संपदा ये प्राप्त करता है। तो जब इसने कन्नौज पे आक्रमण किया था, तो उस समय कन्नौज पे जो राजा थे वो प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल काफ़ी भयभीत हो गए और इस क्रम में तमाम जो शासक थे जिन पे महमूद गजनबी आक्रमण करता था, सबके सब हथियार डाल देते थे और अधीनता स्वीकार कर लेते। तो राज्यपाल डर गया और ये बिना युद्ध किए अपना राज्य छोड़ के भाग गया। इस कायरता से क्रोधित होकर एक चंदेल शासक थे विद्याधर, जिसने राज्यपाल को काफ़ी धिक्कारा और ये कहा कि एक क्षत्रिय होकर भी तुमने युद्ध नहीं लड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या होता, तुम मतलब मर जाते, तो तुमको युद्ध भूमि में इससे बेहतर होता कि तुम युद्ध भूमि में शहादत को, वीरगति को प्राप्त कर लेते, लेकिन तुम बिना युद्ध किए भाग क्यों गए। इससे क्रोधित होकर के ये राज्यपाल की हत्या करवा देता है। बाद में 1019 में खुद विद्याधर और गजनबी के बीच लड़ाई होती है। विद्याधर काफ़ी बहादुरी से युद्ध करता है और गजनबी को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन अंततः विद्याधर को भी पराजित होना पड़ता है। और फिर बाद में 1020 और 21 में इन दोनों के बीच फिर लड़ाई होती है, जिसमें फिर से विद्याधर की पराजय होती है और विद्याधर और गजनबी के बीच एक संधि होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को काफ़ी उपहार देते हैं। कहा जाता है कि विद्याधर ने गजनबी की बहादुरी और वीरता शौर्य की बड़ाई करते हुए एक प्रशस्ति भेंट की थी, जिससे गजनबी काफ़ी खुश हुआ और अपने कुछ जीते हुए राज्य को विद्याधर के हवाले करके लौट जाता है। तो समझ में नहीं आता विद्याधर भाई ने ये राज्यपाल को क्यों मार दिया बेचारे को। चलिए खैर आगे देखते हैं। 1025 ईस्वी में इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है, जो इसका 16वां आक्रमण था। ये होता है सोमनाथ मंदिर पर। जिस समय इस क्षेत्र के राजा थे सोलंकी चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, ये भी पराजित होते हैं और युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। सोमनाथ मंदिर आर्थिक दृष्टि से गजनबी के लिए बहुत ही अच्छा अभियान था और यहाँ से ये अकूत संपत्ति प्राप्त करता है और सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके कहा जाता है कि अपने साथ गजनी ले जाता है और मक्का मदीना में चिनाई के लिए उसको भिजवा देता है। इसका अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर था। यहाँ भी उसको विजय की प्राप्ति हुई। 1030 में गजनी की मृत्यु हो जाती है। आगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है
कि इसने दिल्ली के क्षेत्र में एक सिक्का जारी किया जो कि दिल्ली वाला सिक्के के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चांदी की ये इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत में लेख लिखे गए थे। इसके साथ साथ नंदी एवं घुड़सवार का चित्र उस पर बना हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके दरबार में काफ़ी विद्वान लोग थे, तो उनसे जुड़ा हुआ प्लस उनकी कुछ रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आइए उन पे एक चर्चा कर लेते हैं। इनके दरबार में एक इतिहासकार रहता था उतबी, जो कि इनका दरबारी इतिहासकार था। ध्यान रखिएगा, आगे हम जिनकी भी चर्चा करने जा रहे हैं वो सब गजनवी के ही दरबार में रहते थे वो सब विद्वान। लेकिन कहा जाए कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा उतबी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उतबी की दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, किताबुल यामिनी और तारीखुल यामिनी। यामिनी वंश से ही संबंध रखता था महमूद गजनवी। ठीक है, आगे महान विद्वान अलबरूनी, जो कि भारत में आया भी था गजनवी के साथ में। तो इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। ये बड़ा ही विद्वान था और ये पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ये दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत, खगोल, भूगोल, गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, औषध विज्ञान, भाई साहब इनको सब कुछ आता था। और मैंने जिन किताबों में पढ़ा है उन किताबों में बस इतने पे ही नहीं रुका गया है, इसके बाद उन्होंने आदि लिख दिया है ना। तो खैर बहुत बड़े विद्वान थे ये। आगे चलते हैं। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी भी इनके दरबार को सुशोभित करते थे और इनको बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता था। इसके साथ ही फारूकी और फिरदौसी जैसे विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे, जिसमें फिरदौसी, जिनको पूर्व का होमर कहा जाता था, जिनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है शाहनामा। शाहनामा से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा है, देख लेते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को यह वचन दिया था कि वह शाहनामा के हर शब्द के लिए 1 दिनार देगा। हर शब्द के लिए 1 दिनार। 30 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जब शाहनामा तैयार हो गया और फिरदौसी उसे लेकर महमूद गजनवी के दरबार में गया, तो सुल्तान ने उसे प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार नहीं बल्कि 1 दिरहम का भुगतान किया। कहा जाता है इस पर नाराज और दुखी होकर फिरदौसी लौट गया और उसने 1 भी दिरहम नहीं लिया। यह वायदा खिलाफी कुछ ऐसी थी जैसे किसी कवि के प्रति शब्द 1 रुपये देने का वचन दे करके प्रति शब्द 1 पैसा दिया जाए। फिरदौसी ने गुस्से में आकर महमूद गजनवी के खिलाफ कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां इतनी प्रभावशाली थीं कि पूरे साम्राज्य में फैल गई। कुछ साल बाद महमूद गजनवी से उसके विश्वास पात्र मंत्रियों ने निवेदन किया कि फिरदौसी को उसी दर पर भुगतान कर दिया जाए जिस पर तय किया गया था। सुल्तान ने कारण पूछा तो पूछने पे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग साम्राज्य के जिस जिस कोने में जाते हैं हमें वो पंक्तियां सुनने को मिलती हैं जो फिरदौसी ने आपके विरुद्ध लिखी हैं और हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। उसे निर्धारित दर पर पैसा दे दिया जाएगा तो हमें बड़ा नैतिक बल मिलेगा। सुल्तान ने आदेश दे दिया कि पैसा दे दिया जाए। दिनारों से भरी गाड़ी जब फिरदौसी के घर पे पहुंची तो घर के अंदर से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। पूरी उम्र गरीबी, तंगी और मुसलिफी में काटने के बाद फिरदौसी मर चुका था। कहते हैं कि फिरदौसी की एकमात्र संतान उसकी लड़की ने भी यह धन लेने से इनकार कर दिया गया। इस तरह सुल्तान कवि का कर्जदार रहा और आज भी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और आपको लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर भी कर लें। थैंक यू।